बच्चों, इस वीडियो में हम आपको थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। हम इस पहले वीडियो में थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक थ्योरी के बारे में हम आपको कंप्लीटली बताएंगे, जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। वैसे थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टाइम टू टाइम बहुत सारे आए हैं। सबसे पहले बर्नर्स थ्योरी, हम इस वीडियो में बर्नर्स थ्योरी के बारे में ही डिटेल्स में बताएंगे। फिर दूसरा आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर तीसरा आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर बाद में आया लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में हमें कुछ छोटी छोटी बातें याद करके रखनी है। सबसे पहले, हु proposed this? It was proposed by Alfred Burner in 1893। याद रख लो, अच्छी बात है, नहीं याद रखो कोई बात नहीं है। काहे के लिए यह है? टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मेटल एमीन्स। उन्होंने शुरुआत मेटल एमीन्स से करी। मेटल एमीन्स क्या है? ये मेटल एमीन्स, दे आर कॉम्प्लेक्सेस मेड बाय द रिएक्शन ऑफ metal salts and ammonia. Metal salts and ammonia. For example, cobaltic chloride and ammonia. ये कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ढेर सारे, बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में जो मेन पॉइंट्स हैं बताए किसने? अल्फ्रेड बर्नर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जिनको हम पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी कह सकते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आर एज बिलो। फर्स्ट वन, एवरी एलिमेंट, मेनली मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट मेटल shows two types of balances. First one primary valency and second one secondary valency, named by Burner. अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड है, और इसलिए इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्राइमरी वैलेंसी को क्या कहा गया है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन। कहां पे? कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है प्राइमरी वैलेंसी। वो बताया किसने? बर्नर ने। एंड सेकेंडरी, अब इसके बारे में और बात करके, इसको प्रिंसिपल वैलेंसी भी कहा जाता है। ये आयनिजेबल होती है, सो इसे आयनिक वैलेंसी भी कहा जाता है। जब आप इस मॉलिक्यूल में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन बिटवीन मेटल एटम एंड अनदर एटम ग्रुप आयन मॉलिक्यूल। ठीक, अब दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी can be satisfied by anions, molecules, sometimes cations, means some electron pair donors। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कहाँ से? मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है, एनाइन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, कभी कभी तो कैटायन से भी सेटिस्फाई होती है। ये सब के सब होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, और इन्हीं को कहा गया लिगेंड्स। मींस these ग्रुप्स, वे ग्रुप्स जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें कहा गया लिगेंड्स। और इनको इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेकेंडरी वैलेंसी इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन। ये इसका भी फंडा है। डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन मींस आयनिजेबल, टूट सकती है, बट थिक लाइन इट इज नॉन आयनिजेबल। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बर्नर्स थ्योरी मेनली मेटल एमीन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके हमने दो पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब कर दिए। हम आगे देखिए, थर्ड पोस्टुलेट, एवरी एलिमेंट मींस मेटल हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी।
मतलब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है किसी भी एलिमेंट का, मेटल का। जैसे हम बात करें कोबाल्टिक आयन, इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो +3, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है। सिमिलरली प्लेटिनम, इसका प्राइमरी वैलेंसी होगा +4 और सेकेंडरी वैलेंसी होगा इसका 6। इस तरह से सारे के सारे मेटल्स के लिए एवरी एलिमेंट और मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ द बैलेंसेस। ऐसा नहीं है कि एक को सेटिस्फाई हो या दूसरे का, दोनों ही बैलेंसेस को सेटिस्फाई करती है। कौन? हर एक एलिमेंट और मेटल इन कॉम्प्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरी बात ये, अब यहां पे बात करते, अभी हमने पढ़ा कि एनाइंस क्या करते हैं, ये प्राइमरी बैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी बैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं। यही है इनका डुअल बिहेवियर। एनाइंस शो डुअल बिहेवियर, they satisfy both balances, primary as well as secondary। ठीक है? These anions do not ionize in aqueous solution, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बैलेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसेस दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, वे एनायंस आयोनाइज नहीं होते। केवल वे एनायन आयोनाइज्ड होते हैं जो केवल प्राइमरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स हैं, आयंस हैं, यानी जिनको हमने लिगेंड्स कहा है, कौन? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, वे मॉलिक्यूल्स हैं, वे एनायंस हैं, वे कैटायंस भी हैं, विच सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसीज, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, यानी उनका डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन होता है 3 डायमेंशनल स्पेस मीन इन स्पेस में। और क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है। सो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मींस व्हिच आर लिगेंड्स satisfy secondary valency are directed towards fixed positions in space to give a definite geometry। हम जैसे बात याद कर सकते, सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 है तो ये जो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मेंटेन करेंगे, इस तरह से अरेंज होंगे। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो ये दो तरीके से अरेंज हो जाते हैं, कभी कभी ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं और कभी कभी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। अब हम जो लिगेंड्स हम जिनको कहें या जो ग्रुप्स हैं सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं, तो इन ज्योमेट्रीज को कैसे शो किया जाता है अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है एक स्क्वायर जो थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा, परफेक्ट स्क्वायर ना बनाइएगा, थोड़ा सा झुक जाए इस तरफ को या इस तरफ को। इसके सेंटर पे रखिए आप मेटल, सेंटर पे रखिए मेटल, एक लाइन, एक सेकेंडरी वैलेंसी ये, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी ये, तीसरी सेकेंडरी वैलेंसी ये और चौथी सेकेंडरी वैलेंसी ये 4 सेकेंडरी वैलेंसीज कहां पे हैं, प्लेनर है। फिफ्थ जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड सिक्स्थ इज ऑल्सो जस्ट परपेंडिकुलर। एक ऊपर की ओर, एक ऊपर डायरेक्ट कर दीजिए, एक नीचे डायरेक्ट कर दीजिए, ये हो गए आपके। और हर एक जगह पे लिख दीजिए L L L L एंड L। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, टेट्राहेड्रल। इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, M मेटल्स को सेंटर में रखिए, एक लाइन वर्टिकल लाइन खींचिए ऊपर से नीचे तक, एक सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी को यहां पे, तीसरा थोड़ा सा कम झुकाइए और एक को थोड़ा सा और ज्यादा झुका दीजिए। अब इन चारों कॉर्नर्स को टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए ध्यान से देखिए, इन चारों कॉर्नर्स को हम कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले हम इन चारों कॉर्नर्स को ऐसे मिला देंगे, फिर इन कॉर्नर्स को मिलाने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब आमने सामने के डायगोनली इन कॉर्नर्स को आप मिला दीजिए। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप और यहां पे लिख दीजिए L L L L। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो इसमें तो सीधे सीधे आप एक स्क्वायर बनाइए, क्योंकि ये तो स्क्वायर है और प्लेनर है। सो स्क्वायर, और स्क्वायर के सेंटर पे बना दीजिए, लिख दीजिए M 1 2 3
L लिख दीजिए, L फॉर लिगेंड मीन्स ऐसे ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स, आयंस एसेट्रा एसेट्रा जो कि सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो शेप बनकर निकलती है, ये जो शेप बनकर निकलती है, फर्दरली इसे कहा गया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मीन्स जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसका, सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप्स का अराउंड द मेटल, सेंट्रल मेटल, उसे कहा गया पॉलीहेड्रन। विच पॉलीहेड्रन? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है, एक केमिकल फॉर्मूला हमें दिया है किसी कॉम्प्लेक्स का, और उसके आयंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि विच टाइप ऑफ आयंस इज गिवन, हाउ मेनी आयंस आर गिवन बाय द मॉलिक्यूल इन एक्वा सॉल्यूशन में आयंस कितने दे रहा है, कैसे दे रहा है, और फिर इसके बाद हम उसको मॉडर्न फॉर्मूले में भी कन्वर्ट करेंगे। हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे डॉटेड लाइन और थिक लाइन से। जब वो फॉर्मूला बन जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे काहे में, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। मीन इन स्क्वायर ब्रैकेट हम उसको कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको लिख बताने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, देखिए अब बर्नर थ्योरी और उसकी कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं, और फिर उसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम उसे कन्वर्ट भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। देखिए हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कहाँ से, कॉम्प्लेक्स मेड बाय रिएक्शन ऑफ कोबाल्टिक क्लोराइड एंड अमोनिया। एक है कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मूला हमने एनालाइज किया है, क्या है, कोबाल्टिक क्लोराइड के साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो गए, COCl3.6NH3। ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अब हम इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कर रहा है प्राइमरी बैलेंसेस को सेटिस्फाई और कौन कर रहा है सेकेंडरी बैलेंस को। कौन कर रहा है माने क्लोराइड आयन है और अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं कोबाल्ट के साथ, तो इनमें से कौन, क्लोराइड आयंस कैसे एनायंस हैं, अमोनिया क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्लोराइड आयंस क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी बैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रल। ठीक, तो हम बात करते हैं, इट प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स 1 मोल। अगर हम इसके 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व करें, 1 मोल ऑफ this compound is dissolved in water, we get 4 moles of ions। और 4 moles of ions तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीन क्लोराइड आयन जो है वो एनायंस के फॉर्म में आयोनाइज हो जाएं। अमोनिया तो आयन देगी नहीं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा अमोनिया क्यों नहीं देगी, वाटर में डिसॉल्व होकर अमोनियम आयन। बेटा ये अमोनिया जो है ये फ्री अमोनिया नहीं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, ये अटैच्ड विथ कोबाल्ट है, इसलिए वो अमोनियम आयन यानी ये आयन में कन्वर्ट नहीं होगी। आयन में कन्वर्ट कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयंस और कोबाल्ट के साथ जो भी ग्रुपिंग हो वो सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल 3 क्लोराइड आयंस आर आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइंग ओनली प्राइमरी बैलेंसी +3। तो बाकी बचे 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी बैलेंसी ऑफ कोबाल्ट 6। कोबाल्ट का प्राइमरी बैलेंसी +3 है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो केवल प्राइमरी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एनायंस, उनको हमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, अटैच करना है। और जो सेकेंडरी बैलेंसी को, तो हमें पता है कि कोबाल्ट की 6 बैलेंसीज हैं, क्या है, सेकेंडरी बैलेंसी, और 3 है प्राइमरी बैलेंसी। देयर आर 3 क्लोराइड आयंस। तो जो प्राइमरी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें डॉटेड लाइन से हम अटैच कर दे रहे हैं, और बाकी जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वे प्राइमरी बैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम उनको थिक लाइन के द्वारा अटैच कर दे रहे हैं। यह है बर्नर्स थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स COCl3 6NH3 this is
अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का एक होता है आउटर स्फीयर, एक का होता है इनर स्फीयर, एक होता है आउटर स्फीयर, एक होता है इनर स्फीयर। अब आउटर स्फीयर में होगा वो पार्ट, आउटर स्फीयर में होगा वो पार्ट जो आयनाइजेबल है, जो आयनाइजेबल है यानी जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, वो होगा आउटर स्फीयर में। और जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को साथ साथ सेटिस्फाई करे या सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे, वो होगा आपका इनर स्फीयर में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहां से इनर स्फीयर में ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये कौन कौन से हिस्से इनर स्फीयर में जाएंगे। कोबाल्ट जाएगा, कोबाल्ट जाएगा, इसका प्राइमरी वैलेंसी है +3 यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसके साथ क्या जाएगा, क्लोराइड आयन कोई जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। इनर स्फीयर में क्लोराइड आयन नहीं जाएगा बिकॉज इट सेटिस्फाइंग ओनली प्राइमरी वैलेंसी, so it is in outer sphere. Ammonia molecules, all the ammonia molecules satisfying secondary valency. So all ammonia ion molecules are in inner sphere और कुछ भी नहीं है आप इस पे। अब बचा आउटर स्फीयर में क्या आएगा, 3 क्लोराइड आयंस, 3 क्लोराइड आयंस, टेंशन फ्री होकर लिख दीजिए। जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको आउटर स्फीयर में रख दीजिए एनायंस को, और जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, भले प्राइमरी को भी कर रहे हो सेकेंडरी को कर रहे हैं, वे आप डाल दीजिए कहां पे, इनर स्फीयर में। अकॉर्डिंग टू नंबर आप उनको नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बर्नर्स थ्योरी के लिए बर्नर्स थ्योरी का यूज करके हमें कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इन फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइंस एंड थिक लाइंस, तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें ये इसके बारे में आयंस के फॉर्मेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब ये जानकारी मिल जाती है तो हम इनको अकॉर्डिंग टू रूल्स अटैच कर देते हैं। जब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सबको मेटल के साथ हम डाल देते हैं कहां पे, इनर स्फीयर में, और जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को एनायन सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हम बाहर डाल देते हैं, उन्हें हम बाहर डाल देते हैं। अब क्योंकि इसी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बर्नर महोदय ने एक्सप्लेन किया तो उसको हमने ये कंप्लीट, ये आपकी बर्नर्स थ्योरी है और इसी इतनी ही रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी का नेचर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी का नेचर क्या है, नहीं कौन सेटिस्फाई करता है इनको, क्या सेटिस्फाई, कैसे पॉलीहेड्रन बनता है उसके बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी के अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात की जा रही है, और फिर कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में से कन्वर्ट करते हैं। ओके, दिस इज कंप्लीट बर्नर्स थ्योरी, बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी फॉर यू। ओके।